आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट साम्य व्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द्रव्यमान क्रिया का नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उपयोग 12th क्लास के रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में होना है। आप सभी स्टूडेंट से उम्मीद है कि आप रेगुलर इस पूरे वीडियो लेक्चर को कंप्लीट अच्छे से करेंगे। और जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा तब इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में हेल्प करें। थैंक यू। अब यहाँ देखा जाए, सभी स्टूडेंट ध्यान से द्रव्यमान क्रिया का नियम को समझेंगे। पहले द्रव्यमान क्रिया का नियम है क्या और किस चीज से संबंधित है, पहले ये बता दें। जैसे द्रव्यमान क्रिया का नियम जो है गुलबर्ग और वागे के द्वारा 1864 ईस्वी में दिया गया, और यह नियम कहता है कि नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्राओं के एवं अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। आपने ये नियम तो सुन लिया, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। कारण ये है कि ये लिखा गया हिंदी में है, लेकिन इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कैलकुलस के भाषा में है। आप तुरंत इस पूरे हिंदी लैंग्वेज को कैलकुलस के लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे 15 से 20 मिनट के इस क्लास में। आपके पास एक ऐसा क्षमता होगा कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इस हिंदी लैंग्वेज को कैलकुलस के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कैपेसिटी ला देंगे। और इसके लिए आपको पहले बारीकी से तैयार किया जाएगा कि आप इतना समझ रख लें। तो चलते हैं इस टॉपिक का बेसिक नॉलेज पहले देने। इस टॉपिक का बेसिक नॉलेज पहले कंप्लीट आप कर लेंगे तो आपको ये पढ़ने में समझने में आसानी होगा। देखिए, 2 दिन से उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय और साम्य अवस्था का नॉलेज दिया जा रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट पीछे का वीडियो लेक्चर या क्लास कंप्लीट नहीं किए, तो आप पहले पीछे का भी कंप्लीट कर लीजिए, तब इसको पढ़ के देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दिया जाए, जैसे एक छोटा सा रिएक्शन है A+B, A रो C+D। तो क्या आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि इसमें अभिकारक है A और B, प्रतिफल है C और D। इस अभिकारक A के बारे में क्या विचार है? समय बीतेगा तो अभिकारक की सांद्रता मात्रा हमेशा घटती जाएगी, मतलब अभिक्रिया करने की दर में या सांद्रता के मान में लगातार गिरावट आता जाएगा। क्यों? क्योंकि अभिकारक से ही क्या बनता है? प्रतिफल बनता है। तो आप सभी स्टूडेंट इस 2 दिन के पिछले क्लास से इतना समझ रखते हैं कि अभिकारक की सांद्रता या दर समय जैसे जैसे बीतता है कम होता जाता है। और प्रतिफल के बारे में क्या समझ है कि प्रतिफल की सांद्रता समय के साथ क्या होती है? बढ़ते जाती है, क्योंकि प्रतिफल ही तो अभिक्रिया के दौरान निर्मित होता है। तो आपको इतना समझ होना चाहिए कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता कम होती है, अभिकारक का जो अभिक्रिया करने का दर है वो कम होता जाता है, लेकिन प्रतिफल के लिए सांद्रता का मान बढ़ता जाता है। इसको हमने एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाया था, आपको याद दिला दे। जैसे इस बर्तन में हमने लिया H2 और I2, और H2 और I2 का मान लीजिए 30 ग्राम हम लिए, तो अभी लिए हैं केवल अभिकारक H2 और I2, और इसके अभिक्रिया से बनेगा HI, यानी प्रतिफल HI का निर्माण होगा। तो यहां पर प्रतिफल HI का चलिए ध्यान दिया जाए। तो बता रहे थे कि इस कंटेनर में, इस बर्तन में हमने HI लिया, H2 और I2 लिया। इस बर्तन में हमने H2 और I2 लिया, जिसकी अभिक्रिया करने के फलस्वरूप HI का निर्माण हुआ। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि जो HI का अमाउंट हमने 30 ग्राम या 30 मोल प्रति लीटर लिया, ये सांद्रता का मान लगातार समय के साथ घटेगा। लेकिन HI हमने लिया नहीं है, लेकिन समय जैसे जैसे बीतेगा ये दोनों अभिकारक अभिक्रिया करेगा तो इसका सांद्रता क्या होगा? बढ़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अभिकारक का सांद्रता 30 मोल प्रति लीटर हमने लिया है तो मतलब कभी 31 भी हो जाए, ये कभी संभव ही नहीं है। क्योंकि अभिकारक से ही टूट टूट कर प्रतिफल बनता है,
तो प्रतिफल की सांद्रता बढ़ेगी और अभिकारक की सांद्रता घटेगी। अगर ये बात आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक छोटे से रिएक्शन पर हम डिस्कशन प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा रिएक्शन हम ले लिए जिसमें अभिकारक A है और प्रतिफल B है। अब सभी स्टूडेंट को बता दें कि आज आपको मन लगाना होगा, इस चैप्टर का मेन टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं जिसके आधार पर सारा केमिकल कैलकुलेशन आज के पढ़ाई पर आधारित है और 20 मिनट का ये क्लास है फुल कैलकुलेशन वाला। धीरे धीरे हम आपको आपके दिमाग को तैयार कर रहे हैं इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि आप हिंदी में लिखे हैं और उसको कैलकुलस के भाषा में हमको ट्रांसलेट करके रख देना है। तो सोचिए आप किस लेवल में है और किस लेवल में आपको ले जाना है। तो यहाँ पर अभिकारक A है और प्रतिफल B है। अभिकारक के बारे में क्या ख्याल है? मान लीजिए अभी आपका टाइम हो रहा है 8:39 और 8:39 पर इसकी सांद्रता हमने 20 मोल प्रति लीटर मान लिया। अब एक चीज़ और, यहाँ सांद्रता से मतलब हमारे दिमाग में आया कि आपको बता देना चाहिए कि सांद्रता क्या होता है। जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए। घनत्व बराबर सभी स्टूडेंट जानते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। प्रति एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व होता है। प्रति एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व होता है और प्रति एकांक आयतन में जो मोल होता है वो सांद्रता होता है। तो हमने घनत्व को सांद्रता को घनत्व से संबंधित इसलिए कर दिया क्योंकि सभी स्टूडेंट को लगभग घनत्व का सूत्र याद है। तो प्रति एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व होता है और प्रति एकांक आयतन में जो मोल की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? सांद्रता। तो सांद्रता का इकाई देखिए मोल प्रति लीटर। इसका इकाई मोल, इसका इकाई लीटर। तो इसका इकाई क्या हो गया? मोल प्रति लीटर। अब एक चीज और आपको बता दें, बार बार एक शब्द आ रहा है जो आप लिखें, द्रव्यमान क्रिया का नियम, सक्रिय मात्रा। इस सक्रिय मात्रा क्या है? जब सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, आपको बता दें कि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति केजी में, ग्राम समतुल्य भार प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। लेकिन जब जब मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है तभी हम उसको सक्रिय मात्रा कहते हैं। और आज के बाद आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इसको पढ़ने में। इसको पढ़ेंगे A की सक्रिय मात्रा या A की सांद्रता मोल प्रति लीटर में। फिर से अगर हम x लिख दिए तो क्या पढ़ेंगे? x की सक्रिय मात्रा या x की सांद्रता मोल प्रति लीटर में। इस तरह से पढ़ने का कॉन्सेप्ट है। अगर हम लिख दिए यहाँ b, क्या पढ़ेंगे? b की सक्रिय मात्रा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिए तो b की सक्रिय मात्रा पढ़ा जाएगा और b की सांद्रता मोल प्रति लीटर में। तो इतना आपको आना चाहिए। थोड़ा अब इस पर ध्यान लगाया जाए। 8:39 पर हमने इसकी सांद्रता माना 20 मोल प्रति लीटर। अभी कोई प्रतिफल नहीं बना है यानी 0। जैसे ही 8:49 होता है तो इसकी सांद्रता घटकर 10 मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो बताइए कितना मिनट लगा है? 10 मिनट। और 10 मिनट में सांद्रता परिवर्तन 10 मोल प्रति लीटर का होता है। तो 10 मिनट में 10 मोल प्रति लीटर का होता है तो प्रति मिनट में कितना मोल का परिवर्तन? 10/10 यानी 1 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। यानी प्रति मिनट में 1 मोल प्रति लीटर की सांद्रता में परिवर्तन आता है। आपको बता दें एक शब्द है अभिक्रिया की दर। प्रति एकांक समय में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं। देखिए ये भी सांद्रता में परिवर्तन है लेकिन कितना मिनट में? और ये भी सांद्रता परिवर्तन है कितना मिनट में? तो 1 मिनट में जो सांद्रता परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब आपको इसी बात को समझाने के लिए एक अलग ढंग से एक अलग कॉन्सेप्ट पर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे इसका हमने मान लिया T1 समय में इस A की सांद्रता है A1। A की सांद्रता हमने क्या मान लिया? या सक्रिय मात्रा मान लिया A1 और T2 समय में A2। क्या आप लोगों में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है कि A1 बड़ा है कि A2? अभिकारक समय जैसे से बीतेगा सांद्रता कम होगा और बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि A1 बड़ा होगा और A2। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि A1 बड़ा है और A2 छोटा है। तो अब बताइए सांद्रता में परिवर्तन कितना का हुआ? परिवर्तन हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाया जाता है। फाइनल में से इनिशियल घटाया जाता है। और समय में परिवर्तन कितना का हुआ? T2 माइनस। तो जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, चूंकि T2 माइनस T1 समय में T2 माइनस T1 समय में सांद्रता में परिवर्तन A2 माइनस A1 का हुआ है बोर्ड पर। और यहाँ प्रति एकांक समय में कितना का परिवर्तन हो जाएगा? A2 माइनस A1।
T2 माइनस, ऊपर में सांद्रता परिवर्तन है, नीचे में सांद्रता समय में, तो सांद्रता में परिवर्तन को हम लिखेंगे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अब आप ही बताइए इसमें A2 और A1 में कौन बड़ा था? A1। कौन छोटा? तो छोटा में से आपने बड़ा को घटा दिया तो अंतर, ये माइनस चिन्ह इशारा है कि अभिकारक की सांद्रता लगातार घटते जाती है, इसलिए दर भी क्या होगा? घटते जाएगा। अपने से सोचिए जब इसका मटेरियल कम होते जाएगा तो रिएक्शन का स्पीड भी, लेकिन बी के लिए ऐसा नहीं होगा। बी के लिए B1 और B2 में कौन बड़ा होगा? B2। समय जैसे जैसे बीतेगा इसकी सांद्रता बढ़ेगी। तो यहां पर बता दें कि ये ए के हिसाब से हुआ कैलकुलेशन, अगर बी के हिसाब से करेंगे तो हम क्या लिख पाएंगे कि T1 समय में इसका सांद्रता B1 है, T2 समय में B2। तो बताइए समय में परिवर्तन कितना का हुआ? T2 माइनस T1। समय में सांद्रता परिवर्तन B2 माइनस B1 का हुआ, इसलिए प्रति एकांक समय में B2 माइनस B1 बाई, तो प्रति एकांक समय में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है इसे ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। और यहाँ अभिक्रिया की दर डेल्टा B बाई डेल्टा, यहाँ का परिवर्तन पॉजिटिव में क्यों है? क्योंकि बड़ा में से छोटा घटा है। प्रतिफल की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, B2 ही बड़ा है B1 से, इसमें A1 ही बड़ा था A2 से, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट है कि फाइनल में से इनिशियल घटा कर तब अंतर निकालते, तो फाइनल में से इनिशियल तो घटा है लेकिन अंतर आ गया माइनस में, लेकिन यहाँ फाइनल में से इनिशियल घटा तो अंतर आया पॉजिटिव। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा हम फिजिक्स की ओर ले चलते हैं। आप सभी स्टूडेंट फिजिक्स में पढ़े थे, वेग दो प्रकार का होता है, एक औसत वेग और एक तात्क्षणिक वेग। जब दो समय अंतरालों के बीच निर्धारित किए गए वेग को क्या कहते हैं? औसत वेग। और किसी निश्चित समय में निर्धारित किए गए वेग को, तो यहाँ हम दो समय अंतराल के बीच बात किए हैं। सच्चाई ये है कि जो हम निकाले हैं ये वास्तव में औसत वेग है, और ये अभिकारक के हिसाब से निकाला गया औसत वेग है। अभिकारक दो समय अवधि के दौरान निकाला गया औसत वेग है, तो ये औसत वेग हमने निकाला अभिकारक के हिसाब से, और यहाँ औसत वेग हमने निकाला प्रतिफल B के हिसाब से। और औसत वेग को केमिस्ट्री के दुनिया में R बार द्वारा दिखाते हैं। औसत वेग को किससे? R बार। और तात्क्षणिक वेग को यहाँ पर किसी निश्चित समय में निर्धारित किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है तात्क्षणिक दर, तात्क्षणिक वेग, तात्कालिक वेग जिसको आप लोग कहते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए दो समय अंतरालों के बीच निर्धारित किए गए दर को कहते हैं औसत दर। तात्कालिक दर या तात्क्षणिक दर को R द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैलकुलस के लैंग्वेज में dx बाई dt के फॉर्म में होता है, डायरेक्ट कैलकुलस के लैंग्वेज में होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्लस dA बाई dt। इसका क्या मतलब है? A की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, और यहाँ B की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो यहाँ R बराबर प्रतिफल B के लिए R बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, प्लस dB बाई dt। तो तत्कालिक दर को कैलकुलस के लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, dx बाई dt के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर B की सांद्रता परिवर्तन समय के सापेक्ष, यहाँ A की सांद्रता परिवर्तन समय के सापेक्ष। लेकिन यहाँ भी देखिए, सॉरी माइनस में होगा, यहाँ भी माइनस में ही होगा, और ये किस चीज में होगा? प्लस में। अभिकारक के अनुसार लिखा गया दर हमेशा क्या होता है? माइनस, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होती है। अगर इतना कैलकुलेशन से आप कुछ समझ पाए तो अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट पर आइए और एक एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए बोल पाइएगा। धीरे धीरे हम आपको आपका लेवल बढ़ाते जा रहे हैं आपके समझ का। अब एक नहीं दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट नहीं दो प्रोडक्ट है। तो सभी रिएक्टेंट के लिए रेट लिखवाइएगा तो माइनस में, प्रोडक्ट के लिए लिखवाइएगा तो आप अभी R बार औसत के बारे में, आप औसत वेग के बारे में लिखवाने जा रहे हैं। तो A के हिसाब से और B के हिसाब से, दोनों के हिसाब से लिखवाएंगे। पहले A के हिसाब से डायरेक्ट इस तरह से माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T, बोलिए माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T, डायरेक्ट बोलिए माइनस डेल्टा बाई, लेकिन अब प्रतिफल आ गया तो रुकिए, प्रतिफल आ गया, बोलिए प्लस डेल्टा C
बाई डेल्टा टी प्लस बाई डेल्टा। जल्दी से बताइए, अगर हम तात्कालिक दर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी। बोलिए, माइनस डी बी बाई डी टी। दोनों के साथ क्यों माइनस लगा? क्योंकि दोनों अभिकारक है, दोनों रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट के अनुसार लिखा गया दर ऋणात्मक होता है। अब आइए, डी सी डी टी प्लस बाई, समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर बस इतना समझाने जा रहे हैं कि अभिक्रिया की दर को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। अभिक्रिया की दर को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, एक औसत दर और एक तात्कालिक दर। औसत दर हो चाहे तात्कालिक दर हो, कोई दर हो, अगर अभिकारक के लिए लिखा जा रहा है तो सदैव ऋणात्मक, और प्रतिफल के लिए लिखा जा रहा है तो सदैव धनात्मक। क्लियर? इतना आपको आना चाहिए, तब आप इस नियम को अब पढ़ सकते हैं। इतना ही कॉन्सेप्ट का जरूरत 12th क्लास के रासायनिक बल गतिकी में जरूरत होगा। अगर आज ही समझ गए तो आप 12th क्लास के उस चैप्टर को पढ़ने का तैयारी पूरा कर लिए। और अब जरा देखा जाए क्या कह रहा है वो नियम। आपको फिर से बता दे कि अब आज के बाद जैसे ही बोलेंगे एक एक क्रिया करने की दर, तो आप बोलिएगा कैलकुलस के। अच्छा, एक चीज और, औसत दर और तात्कालिक दर दोनों अभिक्रिया की दर है, या फिर औसत वेग या तात्कालिक वेग दोनों वेग है, लेकिन दोनों वेग में सबसे ज्यादा एक्यूरेट मान, शुद्ध मान कौन देता है? तात्कालिक वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबसे एक्यूरेट मान देता है तो दोनों वेग, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध मान तात्क्षणिक। तो इसलिए आज के बाद हम हमेशा तात्क्षणिक में ही बात करेंगे, तात्कालिक में ही बात करेंगे, यानी कैलकुलस के लैंग्वेज में ही बात करेंगे। हम बोलेंगे एक एक क्रिया करने की दर, तो सुन लीजिए, हिंदी में बोल रहे हैं एक एक क्रिया करने की दर, कैलकुलस के भाषा में होगा माइनस डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। अगर हम बोलेंगे बी के क्रिया करने की दर, माइनस डी बी बाई डी टी, और आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए कि अभिकारक है। अगर हम बोलेंगे सी के क्रिया करने की दर, तो आप बोलेंगे प्लस डी सी बाई डी टी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रतिफल बन गया है। कुछ ठहर रहा है दिमाग में? तो जितना अभी समझाए 15 मिनट, उसमें से सिर्फ एक लाइन आपके दिमाग में, दो लाइन होना चाहिए। पहला लाइन कि किसी के क्रिया करने की दर बोलेंगे तो डी एक्स बाई डी टी के फॉर्म में बोलिएगा, और अगर अभिकारक होगा तो माइनस लगाकर बोलिएगा, और प्रतिफल होगा तो जैसे हम बोले डी के क्रिया करने की दर, तो आप प्लस डी डी बाई। और अब आप सभी स्टूडेंट पूरा द्रव्यमान क्रिया का नियम पढ़ने के लायक हो गए हैं, समझने के लायक हो गए हैं। यहीं पर देखिए, इस नियम का दो भाग है। प्रथम भाग यहां तक है और द्वितीय भाग यहां शुरू हो रहा है। तो पहले हम प्रथम भाग को समझाते हैं। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें प्रथम भाग द्रव्यमान क्रिया का नियम कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए नियत ताप पर क्रिया कारक यही दोनों है, के क्रिया करने की दर, मतलब ए के क्रिया करने की दर या बी के क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्राओं के समानुपाती। तो अपने सक्रिय मात्राओं के समानुपाती, तो यहां क्या लिखाएगा? ए की सक्रिय मात्रा, और यहां क्या लिखाएगा? तो ये है प्रथम आधा भाग, जिसको हमने ट्रांसलेट किया। क्या कर रहा है? फिर से, नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों की क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है। द्वितीय आधा भाग इस नियम का। इस रिएक्शन में क्या आपको नजर आ रहा है कि दो रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और दूसरा एक अभिकारक से प्रतिफल और दूसरा प्रतिफल से। तो अभिकारक से प्रतिफल होता है तो उसको रेट ऑफ फॉरवर्ड, मतलब अग्रिम अभिक्रिया की दर कहते हैं, और जब प्रतिफल से अभिकारक बनता है तो पश्च अभिक्रिया की दर कहते हैं। अग्रिम अभिक्रिया की दर को आरएफ से और पश्च अभिक्रिया की दर को आरबी से सूचित करते हैं। आरएफ का फुल फॉर्म रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और आरबी का फुल फॉर्म रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आप लोग के भाषा में अग्रिम अभिक्रिया की दर और ये है
तो इस नियम का द्वितीय आधा भाग कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, तो अभी रासायनिक अभिक्रिया की दर इन क्रिया कारकों पर डिपेंड करेगी। तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। अगर हम इसके लिए बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्रिया कारक कौन है? सी और डी। तो आर बी समानुपाती किसके होगा? सी और डी के सक्रिय मात्राओं के। अब पूरे को एक नजर में देखते हुए पूरा नियम एक बार में सुनिए। नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्राओं के समानुपाती एवं अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। अगर आप अग्रिम दिशा से सोच रहे समझ रहे तो ए और बी के सक्रिय मात्रा के समानुपाती होगा। अगर पश्चिम दिशा से सोच रहे समझ रहे तो बी सी और डी के सक्रिय मात्रा के समानुपाती होगा। तो ये था आपका द्रव्यमान क्रिया का नियम। अब इसको यहीं पर डायरेक्ट सुनिए कैसे कैसे ये ट्रांसलेट हमने किया आपको इस 20 मिनट के क्लास में। नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर, क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर का मतलब है माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी अपने सक्रिय मात्रा के समानुपाती, समानुपाती एक्टिव मास ऑफ ए समानुपाती एक्टिव मास ऑफ बी हो गया आधा भाग। एवं अभिक्रिया की दर, तो दो तरह का अभिक्रिया हो रहा है, एक अग्रिम दिशा से पश्चिम दिशा की ओर और दूसरा पश्चिम दिशा से अग्रिम दिशा की ओर। तो कह रहा है कि अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। तो यहां पर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्रा गुणनफल के समानुपाती होगा ए और बी की सक्रिय मात्रा, और यहां पर समानुपाती होगा सी और डी की सक्रिय मात्रा। तो ये था आपका आज का क्लास जिसमें आपने समझा द्रव्यमान क्रिया का नियम, जिसका मेन स्टेटमेंट कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए नियत ताप पर क्रिया कारकों क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है एवं अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के। अब इसको एकदम सिस्टमेटिक वे में जैसे आप अपने नोट्स में लिखेंगे ध्यान दिया जाए। पिंड क्रिया के नियम के अनुसार क्या आप सभी स्टूडेंट इस कैलकुलस के लैंग्वेज को हिंदी में पढ़ सकते हैं? क्या पढ़ेंगे? ए के क्रिया करने की दर, क्या पढ़ेंगे? बी के क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्रा के समानुपाती। द्वितीय आधा भाग क्या बोला कि अभिक्रिया की दर, यानी ये अग्रिम अभिक्रिया के लिए पश्च अभिक्रिया के लिए है तो अग्रिम अभिक्रिया की दर जो है अपने सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, और पश्च अभिक्रिया के लिए पश्च अभिक्रिया के क्रिया कारकों के सक्रिय मात्रा गुणनफल के समानुपाती होगा। तो आर बी समानुपाती हो गया सी की सक्रिय मात्रा और डी की सक्रिय मात्रा गुणनफल के समानुपाती। तो ये था आपका द्रव्यमान क्रिया का नियम एक सिंपल एग्जाम्पल पर। अब आप सोचिए कि अगर कोई रिएक्शन में जैसे N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम साइन 2NH3, तो यहाँ पर गुणा में ना गया, गुणा में क्या है 1, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री के भाषा में इसको रस समीकरणमितीय गुणांक बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। पूछा जाएगा कि रस समीकरणमितीय गुणांक कितना है, तो 1 कितना है, कितना है। और ये जो रिएक्शन था बहुत साधारण रिएक्शन था, इसमें कोई गुणा में कितना था 1, तो कुछ अंतर नहीं पड़ा। लेकिन अगर गुणा में रहेगा तो जितना गुणा में रहेगा उतना पावर में चला जाएगा, जितना गुणा में रहेगा। तो अगर आपको सही समझ में आए तो आप इस रिएक्शन को भी समझने का कैपेसिटी रखते हैं। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर ए की क्रिया करने की दर और बी की क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्रा के, तो गुणा में कौन है अल्फा, तो अल्फा पावर में चला गया। गुणा में कौन है बीटा पावर में चला गया। और अब दोनों ओर से अभिक्रिया हो रहा है, अग्रिम दिशा से पश्चिम दिशा से, तो यहाँ पर गुणा में कौन है अल्फा बीटा। तो आर एफ समानुपाती केवल ए की सक्रिय मात्रा नहीं होगा, ए की सक्रिय मात्रा पावर अल्फा और बी की सक्रिय मात्रा पावर बीटा। और यहाँ पर मतलब पश्चिम दिशा से संपन्न होगा तो यहाँ आर बी समानुपाती सी की सक्रिय मात्रा पावर गामा और डी की सक्रिय मात्रा पावर डेल्टा। तो हमने इसमें क्या बताया इस रिएक्शन में कि अगर जो गुणा में होगा, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, जो रस समीकरणमितीय गुणांक होगा, जो गुणा में होगा वो कहाँ चला जाएगा पावर में।
तो ये था आपका द्रव्यमान क्रिया का नियम। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट साथ साथ बोलेंगे, और आपके सामने कैलकुलस का लैंग्वेज है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। एक समय था अभी 20 मिनट पहले कि आप हिंदी लिख कर बैठे थे, कैलकुलस नहीं था। अब ये समय 20 मिनट बाद आ गया कि कैलकुलस का लैंग्वेज सामने है, आपको हिंदी में बोलना है और सब लोग एक साथ बोलेंगे। नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्राओं के समानुपाती तथा अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। इसे ही द्रव्यमान क्रिया का नियम था। तो ये था आपका आज का क्लास। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आया, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में हेल्प करें। थैंक यू।